में सबसे पहले आपको ब्रेकिंग दें। मौजूदा मुल्की सूरत-ए-हाल, वजारत दाखिला का पंजाब भर में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। रेंजर्स को पंजाब में 60 रोज के लिए तैनात किया जाएगा। अहम और बड़ी ब्रेकिंग जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र वजारत दाखिला का पंजाब भर में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। रेंजर्स को पंजाब में 60 रोज के लिए तैनात किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता रहे हैं मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि वजारत दाखिला का पंजाब भर में रेंजर्स तैनात करने का अहम फैसला सामने आया। रेंजर्स को पंजाब में 60 रोज के लिए तैनात किया जाएगा। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वजारत दाखिला की जानिब से पंजाब भर में अब रेंजर्स तैनात करने का ये फैसला ले लिया गया है। रेंजर्स को पंजाब में 60 रोज के लिए तैनात किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं नासिर, मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र वजारत दाखिला की जानिब से पंजाब भर में रेंजर्स को 2 महीने के लिए तैनात किया जाएगा। सराइकी खत्ते के सबसे बड़े शायर शाकिर शुजाबादी की मोटरसाइकिल पर सफर करने की वीडियो वायरल। खत्ते की महरूमियों के अजाले के लिए आवाज बुलंद करने वाला खुद महरूमियों की दास्तान बन गया है। सदारती अवार्ड याफ्ता कौमी शायर इलाज मुआलजे और गुजर बसर के लिए इमदाद के मुंतसर हैं। आपको बताते चलें, सराइकी खित्ते की सबसे बड़ी और बुलंद आवाज़ शाकिर शुजाबादी के मोटरसाइकिल पर सफ़र करने की वीडियो वायरल हो गई। खित्ते की महरूमियों के अजाले के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले खुद महरूमियों की दास्तान बन गए। सदारती अवार्ड याफ्ता कौमी शायर इलाज मुआलजे और गुजर बसर के लिए इमदाद के मुंतज़िर शाकिर शुजाबादी महरूमियों का शिकार हो गए। सराइकी खित्ते के सबसे बड़े शायर शाकिर शुजाबादी की मोटरसाइकिल पर सफ़र करने की वीडियो वायरल हो गई। खित्ते की महरूमियों के अजाले के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले खुद महरूमियों की दास्तान बन गए। सदारती अवार्ड याफ्ता कौमी शायर इलाज मुआलजा और गुजर बसर के लिए इमदाद के मुंतज़िर। मज़ीद बात करेंगे गोहर रहमान से। गोहर से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले आपको बताते चलें कि सराइकी खित्ते की सबसे बड़ी आवाज़ और सबसे बुलंद आवाज़ शाकिर शुजाबादी मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे थे। इलाज मुआलजे की वजह से उन्हें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा था। चादर के साथ इवन उन्हें बांधा गया था। शाकिर शुजाबादी की कसम पुरसी की वीडियो वायरल हो गई है, जबकि इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रूही की खबर पर नोटिस भी ले लिया है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर शाकिर शुजाबादी का इलाज मुआलजे के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताएगा, मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया, इलाज कब तक शुरू होगा? जी बिल्कुल, रूही की जानिब से गुज़िश्ता रोज भी खबर नशर की गई थी कि सराइकी खित्ते की पहचान और सराइकी शायरी के हवाले से बड़ा नाम शाकिर शुजाबादी जो है कसम पोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी तबीयत भी जो है नासाज दिखाई देती है, जिस पर जो घर वाले हैं वो मोटरसाइकिल पर उन्हें इलाज के लिए लेकर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें फॉलिज का भी अटैक हुआ पड़ा है, जो तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जिस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से रूही की खबर पर एक्शन लिया गया था और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शाकिर शुजाबादी के इलाज के हवाले से तमाम तर जो अहकामात है मुल्तान की ज़िले इंतजामिया को जारी किए थे, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर जो शुजाबाद हैं वो भी आज शाकिर शुजाबादी के पास गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला के हुक्म पर शाकिर शुजाबादी के इलाज के लिए निश्तर हस्पताल में मेडिकल बोर्ड है वो तश्कील दे दिया गया है। मेडिकल बोर्ड की अगर बात की जाए तो उसमें वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो बोर्ड के कन्वीनियर उन्हें मुकर्रर किया गया है। ये 6 रुकनी बोर्ड है जिसमें मुख्तलिफ जो फाइनेंस के लोग हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। मजबूरी तौर पर ये बोर्ड इब्तदाई तौर पर ये काम करेगा कि शाकिर शुजाबादी के मर्ज के हवाले से जो उन्हें लाहक है उसके इलाज के हवाले से सजेशन देगा। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर चेकअप के बाद जो है शाकिर शुजाबादी का मुल्तान के निश्तर हस्पताल में इलाज शुरू होगा। और फैसला ये भी मेडिकल बोर्ड ये भी करेगा कि क्या शाकिर शुजाबादी का इलाज पाकिस्तान में हो सकता है। अगर शाकिर शुजाबादी का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता तो ये मेडिकल बोर्ड तजवीज़ करेगा कि उन्हें बाहर भी भेजा जाए। जी गोहर, ये कहिएगा, जिवें उमर निभी है शाकिर दी 1 मिनट निभा पता लग वेंदा है। जब ये वीडियो वायरल हुई, जो शख्स शाकिर साहिब को रेस्क्यू कर रहे थे वो शख्स कौन था और ये वीडियो कहाँ की थी? जी बिल्कुल, ये मुल्तान की तहसील शुजाबाद की वीडियो थी और मोटरसाइकिल पर जो सवार है ये कहा जा रहा है शाकिर शुजाबादी के बेटे थे। और ऐसे में एक राहगीर की जानिब से, क्योंकि मुल्तान जनूबी पंजाब की मानी जानी शख्सियत है
शाकिर शुजाबादी, तो उन्हें देखकर रोका गया, तो वहां पर उनसे बातचीत की गई। तो उसके ऊपर सुबह देख रहे हैं हम, ये गुज़िश्ता 2 रोज से जो है सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है, लाखों की तादाद में लोग इसे शेयर कर रहे हैं और अफसोस का इजहार करें कि सराइकी खित्ते का बड़ा नाम शाकिर शुजाबादी जो है वो इस हालत में जिंदगी गुजार रहा है, जिस पर रोही ने बाज़ाब्ता तौर पर खबर नशर की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से नोटिस लिया गया और अब जो है असिस्टेंट कमिश्नर जो है शुजाबाद के, वो भी शाकिर शुजाबादी के पास गए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान जो है तो वो शाकिर शुजाबादी की सेहत के हवाले से और माली हालात के हवाले से जो तमाम चीजें हैं उन्हें देख भी रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हुक्म पर जो है अब बाज़ाब्ता तौर पर शाकिर शुजाबादी के इलाज के लिए निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। बेहतर गोबर ये कहिएगा, ये जो बोर्ड बनाया गया है ये कब से अपनी कार्रवाई का आगाज कर देगा, कब ये एग्जामिन होगा शाकिर शुजाबादी साहब का, क्योंकि अब वक्त बहुत कम लग रहा है, उनकी तबीयत काफी नासाज मालूम पड़ती है। बिल्कुल इमरान, आज ही वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से नोटिस लिया गया और उसके चंद घंटों बाद ही जो है मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जो शुजाबाद है उनकी जानिब से शाकिर शुजाबादी से मुलाकात भी की गई। उसके फौरी बाद ये अहम जो नोटिफिकेशन था वो जारी कर दिया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि कल से बाज़ाब्ता तौर पर जो शाकिर शुजाबादी की सेहत के हवाले से मेडिकल बोर्ड है उनके इलाज के हवाले से और बीमारी के तशख़्ख़ुस के हवाले से काम जो है वो शुरू कर देगा। इस बोर्ड में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस बोर्ड ने इलाज नहीं करना है बल्कि शाकिर शुजाबादी की जो ओवरऑल जो सेहत है उसके हवाले से एग्जामिन करना है और ये बोर्ड ही तजवीज़ करेगा कि शाकिर शुजाबादी का इलाज पाकिस्तान में हो सकता है या फिर उन्हें बैरून मुल्क भी मुंतकिल करने के हवाले से, इलाज के हवाले से भी ये बोर्ड ही तजवीज़ करेगा। और हुकूमत पंजाब जो है तमाम जो इलाज के अखराजात हैं वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है बर्दाश्त करेगी। जी बेहतर गोहर रहमान, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सूरत हाल पर निगाह रखिएगा। असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर शाकिर शुजाबादी के घर उनकी आमद हुई। नासिर शहजाद डोगर ने शाकिर शुजाबादी की तबीयत बारे दरियाफ्त किया, फूल और फलों का तोहफा भी दिया। असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर शाकिर शुजाबादी के घर आए हैं। नासिर शहजाद डोगर ने शाकिर शुजाबादी की तबीयत बारे दरियाफ्त किया, जबकि साथ ही साथ फूल और फलों का तोहफा भी लेकर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाकिर शुजाबादी के सेहत से मुतालिक नोटिस ले लिया है। सिंध हुकूमत ने पंजाब के शायर शाकिर शुजाबादी का इलाज सिंध के महकमा सकाफत की तरफ से कराने की पेशकश कर दी है। वज़ीर सकाफत सिंध सरदार शाह को शाकिर शुजाबाद का इलाज कराने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर सकाफत सिंध सरदार शाह का कहना था कि शाकिर शुजाबादी सराइकी वसीब की शान और हमारा सरमाया है। सिंध हुकूमत शाकिर शुजाबादी के लिए हर तरह से हाजिर है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने नोटिस ले लिया है शाकिर शुजाबाद की सेहत से मुतालिक और सिंध हुकूमत ने पंजाब के शायर शाकिर शुजाबादी का इलाज सिंध के महकमा सकाफत की जानिब से कराने की पेशकश भी कर दी है। वज़ीर सकाफत सिंध सरदार शाह को शाकिर शुजाबादी का इलाज कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर सकाफत सिंध सरदार शाह का कहना था कि शाकिर शुजाबादी हमारा सराइकी वसीब की शान और हमारा जो है वो सरमाया है। सिंध हुकूमत शाकिर शुजाबादी के लिए हर तरह से हाजिर है। बिलावल भुट्टो का नोटिस भी सामने आ गया है। सिंध हुकूमत की शाकिर शुजाबाद को इलाज की पेशकश, जबकि वज़ीर सकाफत सिंध सरदार शाह को शाकिर शुजाबादी का इलाज कराने की हिदायत कर दी गई है। शाकिर शुजाबादी सराइकी वसीब की शान और हमारा सरमाया है, सरदार शाह की जानिब से ये कहा गया। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। फी तोला सोना 11,500 रुपये सस्ता हो गया है। एक तोला सोना सस्ता होकर 1,23,500 रुपये का हो गया। डॉलर की कदर में कमी के बाद सोने की कीमत में कमी की गई है। अहम डेवलपमेंट जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। फी तोला सोना 11,500 रुपये सस्ता हो गया। एक तोला सोना सस्ता होकर 1,23,500 रुपये का हो गया। डॉलर की कदर में कमी के बाद ये फैसला किया गया है, जिसके बाद सोने की कीमत में भी वाज़ह कमी आई है। अब फी तोला सोना
11,500 रुपए सस्ता हो गया है। 1 तोला सोना सस्ता होकर 1,23,500 रुपए का हो गया, जबकि डॉलर की कदर में कमी के बाद सोने की कीमत में भी कमी लाई गई है। रहीम यार खान में रबीउल अव्वल की मुनासबत से पुरनूर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर पीरजादा रजा साकी मुस्तफ़ाई खुसूसी खिताब कर रहे हैं। खेल समझती रही, लेकिन जब उसकी सांसें भी दबने लगी और उसकी चीखें भी उस रेत में दबने लगी, तो उसने मासूम और नन्हे हाथों को जोड़कर मुझसे जिंदगी की भीख मांगना शुरू कर दी। लेकिन मैं इतना जालिम और सफाक हो गया था कि उसके बहते हुए आंसू, उसकी सिसकियां, उसकी चीखें, उसके जुड़े हुए मासूम हाथ, मैंने किसी का ख्याल न किया और उसके ऊपर मट्टी डाल दी। आज इस्लाम लाया हूं तो उसकी चीखें मुझे सोने नहीं देती। बेटियों को जिंदा दर बोल करके ये फख्र करते थे हमने अपनी आबरू बचाई। दाहिया कल्बी जब हुजूर की खिदमत में आया तो उसने कहा था मैंने अपने कबीले की 70 बच्चियां जिंदा दरगोर की अपने हाथों से। और ये इतना बड़ा जुर्म है, कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब जो है वो कत्ल का होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, लेकिन सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा। दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं, हुकूकुल्लाह में सबसे पहली बात नमाज की होगी और हुकूकुल इबाद में सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा। और जिस शख्स ने किसी शख्स के कत्ल में आधे जुमले से भी मदद की, कयामत के दिन जब आएगा तो उसके 2 आंखों के दरमियान लिखा होगा ये शख्स अल्लाह की रहमतों से मायूस है, इसे अल्लाह की रहमतें नसीब नहीं होंगी। तो कोई ऐसा जुमला भी हलाशेरी का जिससे किसी के कत्ल की तरफ किसी को उभारा जा रहा हो, तो अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए कि इंसानी जान कितनी हुर्मत वाली है, कितनी कीमती है इंसानी जान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लिखा कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया वो पूरी इंसानियत का कातिल है, और जिसने किसी एक इंसान को जिंदगी बख्शी, उसकी जिंदगी बचाने का सबब बना, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा कयामत के दिन, और कत्ल में भी सबसे पहले उन बच्चियों का फैसला जिनके लिए ना कोई FIR कटी, ना किसी ने टसवे बहाए, ना किसी ने मोमबत्तियां जलाई, ना किसी ने आंसू बहाए, ना उनकी फरियाद ऐवान बाला तक पहुंची, ना मुआशरत ने इस पर दुख का इजहार किया, ना उस समाज ने कहा कि गलत हुआ। बाप भी खुश, भाई भी खुश, और मां भी अपने दुख को अंदर ही पी जाती है। कयामत के दिन सबसे पहला फैसला उनका होगा। कुरान पढ़िए, वाइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। कयामत के दिन कब्रों में गड़ी हुई बच्चियां उठाई जाएंगी, उनके जालिम बाप कटहरे में खड़े होंगे। अल्लाह उन बच्चियों से पूछेगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस जुर्म में तुम्हें कत्ल किया गया? उलमा ने लिखा कि बच्चियों को तो पता ही नहीं हमें कत्ल क्यों किया गया। आंख खुलने नहीं पाई थी कि नोच ली गई, शऊर संभल नहीं पाया था कि जिंदगी का चिराग बुझा दिया गया। उन्हें तो पता ही नहीं ये गजब क्यों उठाया, ये कयामत क्यों तोड़ी हमारे जालिम बाप ने, उससे क्यों पूछा जा रहा है। दुनिया के ऊपर तो यही होता है, असबाबे जुर्म मुजरिम से पूछे जाते हैं, मुहर्रिमात क्या थे, तुमने ये कयामत क्यों तोड़ी। तो जालिम बाप कटहरे में खड़े उनसे पूछा जाए, दुनिया में होता है, अदालत पूछती है तुमने ये जुर्म क्यों किया, इनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा। उलमा फरमाते हैं कि बेटियों का कत्ल इतना घनौना जुर्म है, अल्लाह उनके जालिम बापों से बात करना भी गवारा नहीं करता। हालांकि ये खिताब इताब होता, ये गुस्से से की हुई बात होती, लेकिन वो इस काबिल भी नहीं है कि उनसे खिताब इताब भी किया जाए। और उन बच्चियों से पूछा जा रहा है बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। जब बच्चियों को कत्ल करके बाप दाद वसूल करता है कि मैंने अपनी पगड़ी का कर्ज बचा लिया, उस जमाने में एक आवाज उठती है जो शर्क से गरब तक और शमाल से जुनूब तक सुनी जाती है, और सदियों तक वो आवाज सुनी जा रही है। वो आपने भी सुनी है, वो मैंने भी सुनी है। वो सिर्फ कलमाए मोहब्बत ही नहीं, वो कलमाए जिहाद है। जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था तो एक आवाज बुलंद होती है, लोगों सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये सिर्फ कलमाए मोहब्बत ही नहीं है, ये कलमाए जिहाद और समाज के खिलाफ ऐलान है कि तुम बेटियों को जिंदा दरगोर करते हो। मोहम्मद अरबी बेटियों को अपनी मसनद पे बिठाता है, फअजलसहा फी मजलसिही, अपनी मसनद पे बिठाया जाता है। तशरीफ रखिएगा, तो अपनी मसनद के ऊपर बिठाया जाता है। ये है हुजूर का दिया हुआ दीन। तो क्या हम इसका हक अदा कर सकते हैं? सारी जिंदगी भी हुजूर का मिलाद करते रहे,
کیا ایک دن کا میلاد کیا اس حق کی ادائیگی کا سبب بن سکتا ہے؟ ساری زندگی بھی نام لگا دے ان کے حق پھر بھی ادا نہ ہو۔ انسانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوتا تھا؟ دنیا کی منڈیوں میں کیسے بکتے تھے انسان۔ آپ تو اس کشادہ علاقے کے رہنے والے ہیں، منڈی مویشیاں میں جب جانور کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی کمر ٹٹول کے اس کے وزن کا کچھ اندازہ کیا جاتا ہے اور منہ کھول کے دانت دیکھے جاتے ہیں۔ یہی کچھ دنیا کی منڈی میں انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی کمر پہ بوجھ رکھ کر کے اس کو چلا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی گولی دینی ہے، اس کا اندازہ کرے کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، اور چبوترے پہ کھڑا کر کے اس کی بولیاں دی جاتی ہیں۔ اور تاریخ پڑھیے، اتنا دردناک موقع ہوتا، کبھی ایسا ہوتا دو سکے بھائی ایک ہی منڈی میں بکنے آتے غلام بن کے، اور پھر جب ان کو دو مختلف آقا خرید لیتے اور ایک اس کو شرق کی جانب اور ایک غرب کی جانب لے کے بڑھتا، تو آخر میں جب وہ آخری ملاقات کرتے پھر ان کی آنکھوں میں پھیلے ہوئے آنسوں کو کسی دنیا کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ اور یہ مناظر بھی تاریخ نے دیکھے کہ بیٹا غلام بن کے بکنے کے لیے کھڑا ہے اور ساتھ ہی چبوترے پہ ماں کنیز بن کے بکنے کے لیے کھڑی۔ ذرا تصور تو کیجئے، کسی کے سامنے کوئی اس کی ماں سے بدتمیزی کر دے، تلخ لہجے میں بولے تو بندہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ بیٹے کے سامنے ماں کی بولی لگ رہی ہے اور آقا کہہ رہا نہیں نہیں یہ اس قابل نہیں ہے کتنے پیسے دیے جائے، وہ دام کم کرو، اور پھر بیٹا بک رہا ہے ماں کے سامنے، ماں کلیجہ بھار دے بیٹے کے لیے، لیکن آج اس کے سامنے اس کے بیٹے کی بولی دی جا رہی ہے۔ یہ تھوڑے دردناک مناظر تھے۔ میں زنزیبار میں ایک زمانے میں اس جگہ پہ گیا جہاں پورے افریقہ سے غلام لا کر کے باندھے جاتے تھے، بیڑیوں میں جکڑے جاتے تھے، وہ پا بجونا وہاں جمع کر کے پھر پوری دنیا پر جہازوں میں بھر بھر کے بھیجے جاتے تھے۔ آج اگرچہ وہاں غلام موجود نہیں ہیں، لیکن سراسیمگی، وحشت اور وہ عجیب تصور ہی خوف پیدا کر دیتا ہے۔ کیسا منظر ہوگا کہ یہاں غلاموں کو باندھا جاتا تھا اور غلام کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں تھی۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہوئے کی آنکھ ہے بینا۔ غلام ہوتا کیا ہے؟ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے، آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا ہے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ وہ کہتا ہے صاحب جوتا خراب ہو رہا تھا، لیکن آقا کہتا ہے نہیں نہیں تو نے مجھے پوچھنا تھا، تیری خوب غلامی بدل، اس پہ اس کو کوڑے مار رہا ہے کہ تو نے میرا جوتا میرے اذن کے بغیر چھوا کیوں۔ جب غلام آقا کا جوتا بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا، وہی دور دیکھیے۔ حضور معراج سے واپس آتے ہیں اور کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش چھوٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہو۔ جس غلام کو یہ حیثیت نہیں کہ آقا کا جوتا بھی اٹھا سکے، اس کو کونین کا مالک کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنتا رہا۔ اور آپ جانتے ہیں علماء سے آپ نے سنا ہے، یہ عنوان میلاد کے موسم میں تو خاص طور پہ بیان ہوتا ہے کہ جب ابو لہب کو اس کی لونڈی نے جا کے بتایا سویبہ نے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو اس نے اشارے سے کہا جا تو آزاد۔ اس کو اس کا فائدہ بھی ہوا، یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن میں جس مضمون کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے۔ قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو۔ ویسے کہا اللہ کی رضا جوئی کے لیے غلام آزاد کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے غلام آزاد کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ آج غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، آج اس طرح کی غلامی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اس دنیا سے غلامی کو عملاً ختم کیا تو کس نے کیا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ بیٹیوں کو عزت کس نے دی؟ جواب آئے گا مصطفیٰ جان رحمت نے۔ جو بیٹی زندہ درگور کرتی تھی باپ فخر کرتا تھا۔ میں نے اپنے شہر کی ایک مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا،
کہ اس نے کمر کے اوپر ایک بورا رکھا ہے اور اس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور وہ جا رہا ہے. تو میں نے اس کو روک کے کہا کہ اتنا بوجھ اٹھا رہے اور اس عمر میں. تو اس نے مجھے کہا کہ میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی ابھی میں نے شادی کر دی. تو میں سوچ میں پڑ گیا, یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا, آج جھکی ہوئی کمر پہ بورے لاد کے مزدوری کر رہا ہے. آج بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے. آج پردیس کی مشقت کاٹ رہا ہے باپ کے میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے. بیٹیوں کے لیے محبت کلیجے میں کس نے ڈالی؟ جواب آئے گا آمنہ کے لال نے. تو ساری زندگی بھی شکریہ صاحب ادا کرتے رہو, حق کے شکر ادا نہ ہو. قرآن نے کہا ہے نا فذالک الذی یدعو الیتیم, یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. قرآن نے ایسے نہیں کہا عملاً یتیم کو دھکے دیا کرتے تھے. اور میں نے کتب تواریخ میں پڑھا کہ یتیم کو وہ دھکے دیتے تھے, کھانا دے دیتے تھے لیکن اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے. رحیم یار خان سے مناظر آپ دیکھ رہے تھے جہاں پر معروف مذہبی اسکالر پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی خصوصی خطاب کر رہے تھے. ادھر واجبات کی عدم ادائیگی پر میپکو نے واسا کے بجلی کے میٹر کاٹ دیے ہیں. ملتان شہر میں صاف پانی کی بندش کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا. میپکو نے واسا ہیڈ آفس رشید آباد کی بھی بجلی کاٹ دی ہے. واجبات کی عدم ادائیگی پر میپکو نے واسا کے بجلی کے میٹر کاٹ دیے ہیں. ملتان شہر میں صاف پانی کی بندش کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. میپکو نے واسا ہیڈ آفس رشید آباد کی بھی بجلی کاٹ دی ہے. میپکو نے واسا کے بجلی کے میٹر کاٹ دیے, پانی کا خدشہ پیدا ہو گیا. ملتان میں بلدیاتی نمائندوں کی بحالی کے بعد میونسپل کارپوریشن کا اجلاس کل ہوگا. میئر ملتان کی جانب سے یو سی چیئرمینز کو اجلاس کا دعوت نامہ بھجوا دیا گیا ہے. تحریک انصاف کے یو سی چیئرمینز کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ. مزید بات کر لیتے ہیں جنید انور سے. جنید بتائے گا. بلدیاتی ادارے بحال ہونے کے بعد کل میئر ملتان کی جانب سے بلدیاتی نمائندوں کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. بلدیاتی نمائندوں کو دعوت نامے بھی بھیج دیے گئے ہیں, مگر اپوزیشن جماعتیں خاص طور پہ تحریک انصاف کی جانب سے واضح اعلانیہ بھیجا گیا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کل میونسپل کارپوریشن اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے. کیا وجوہات ہے بات بھی کریں گے. سینئر نائب صدر تحریک انصاف ملتان سجاد سیال اور انفارمیشن سیکرٹری شہباز قریشی ہمارے موضوع سے بات کریں. سب کیسے دیکھتے ہیں کہ کل اجلاس میں شرکت نہیں چاہیے تھا کہ بغیر الیکشن کی تیاری کر کے آتے, عدالت کے ذریعے ریلیف لیتے کہ ہمیں دوبارہ الیکشن کرائے گا. اب کیا ٹائم رہ گیا, بس انہوں نے انٹری ڈالنی تھی, اپنا پرانے کرپشن چھپانے تھے. اب اپوزیشن کیا وہاں پہ جائے, ان کے بعد ٹائم ہی نہیں. یہ دفتر سنبھالے جاتے ہی انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے فلاح کے لیے ایک دفتر بنا ہوا ہے, وہاں پہ انہوں نے دھاندلی شروع کر یہ اٹھاؤ سامان باہر پھینکو. یہ تو گنڈا گردی کے لیے دفتر جا رہے ہیں, کو بغیر اجلاس کے لیے یا سسٹم کے لیے نہیں جا رہے. آپ کیا کہیں گے شہباز بھائی, بلدیاتی نمائندے عدالت سے بحال ہوئے, آپ کو دعوت نامہ بھی دیا گیا, کیوں شرکت نہیں کر؟ ملک عدنان ڈوگر صاحب کی زیر صدارت ایک ملتان کے مقامی ہوٹل میں ایک دعوت ہوئی جہاں پر ملتان کے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے تمام چیئرمینز نے شرکت کی اور وہاں متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اجلاس میں نہیں جانا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے یہ ادارے ختم کیے تھے. یہ لوگ آئے ہیں عدالت کے تھرو, تو عدالت کے احتراماً ہم نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, اس طرح گورنمنٹ حکومت پنجاب نے ان کو اجازت دی بیٹھنے کی, اجلاس کرنے کی. ادروائز وہاں پر شور شرابے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا. جو تحریک انصاف کے جو پارٹی عہدیداران ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ کل اجلاس پہ شرکت نہیں کریں گے, جس کی جو بڑی وجہ ہے کہ وہ مدت جو ہے وہ کم ہے, اور خاص طور پر ان کا کہنا ہے کہ عدالت کے فیصلے کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں, مگر وہ بلدیاتی نمائندوں کے کل ہونے والے اجلاس میں جو ہے وہ شریک. آپ کا شکریہ. ادھر صادق آباد میں موسم نے انگڑائی لی تو شہریوں نے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا. چکن توا پیس شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے. بالکل, مزید جان لیتے ہیں جاوید انور سے. جاوید, توا پیس چل رہا ہے, کیا کہتے ہیں شہری؟ سردی کی آمد کے ساتھ ہی صادقہ آباد کے شہریوں کے کھانے کے انداز بھی بدل گئے. اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر توا پیس کی جو ہے مانگ میں کافی اضافہ ہے. شہری جو ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں, خوب انجوائے کر رہے ہیں. شہری موجود ہیں, سر بتائیے گا توا پیس کھانے کے لیے آئے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, سردی کا آغاز ہو چکا ہے. ہم تمام دوست جو ہے یہاں پہ توا پیس ان کا جو ہے مشہور ہے, ہم یہاں توا پیس کھانے آئے اور دوستوں کے ساتھ فل انجوائے کر رہے ہیں. جی بالکل, سردی کا موسم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ ہے اور ساتھ جو ہے وہ گرما گرم توا
पीस है, साथ दोस्त हैं, खूब इंजॉय हो रहा है। दुकान के और मालिक भी मौजूद हैं। सर बताइएगा कितनी मांग में इजाफा हुआ है और क्या वजह है कि शहरी जो है वो तवा पीस को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? जी जी, यहाँ पर हमारे जो तवा पीस हैं बहुत मशहूर हैं और कस्टमर का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो मौसम की तब्दीली की वजह से माशाल्लाह बहुत इनका मांग बढ़ रही है इसकी। जी बिल्कुल, जैसे ही मौसम तब्दील हुआ है इसी तरह जो है वो तवा पीस की जो है वो मांग में इजाफा भी है, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो स्पाइसी भी होता है और शहरी जो है इसलिए अपने दोस्तों के साथ आते हैं और खाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। जी आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन से फल वक्त इतना ही।